Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and today we are going to start Indian economic development. This is subject for the class 12th, right? And this chapter is from the T.R. Jain book, that is VK publication book. So let's start it and we are going to start with the chapter number 1, that is Indian economy on the eve of independence. दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1. हमें इंडियन इकॉनमी को डिस्कस करना है. हम इंडियन इकॉनमी की बात करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी, राइट. एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सी, फर्स्ट इज colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले इस चीज़ को. तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो अभी आपको जो है अंडरस्टैंड नहीं होंगी. तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे. सी, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन की बात करता है ऑफ द इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल. ये सब क्या चीज़ें हैं हम इन्हें सबसे पहले देखते हैं. इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल वो सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन. सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है अंडर द ब्रिटिश रूल थी. कि जैसा हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी पर रूल करता था कौन? ब्रिटिश रूल चलता था. वो सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन. इट वाज इम्प्लाइड अ टारगेटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ all sectors of the economy by the British government. It means कि ये रेफ़र करता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स पर रूल करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट. और इस रूल करने को जिस तरह से वो रूल करते थे हम इसे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कहते हैं, राइट. अब कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन क्यों कहते हैं हम उसे देखते हैं. सी, सबसे पहले यहाँ पर आपकी टर्म दी है दैट इज़ द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. Agriculture was exploited through ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. एग्रीकल्चर को सबसे पहले एक्सप्लॉइट किया जाता था एक सिस्टम के थ्रू, जिस सिस्टम को हम कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड दिया है कॉलोनियल. क्यों कहा जाता है? कॉलोनियल वर्ड रिलेटेड है एक कॉलोनी से, राइट. कॉलोनी वर्ड से लिया गया है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन. इट मीन्स कि अगर हम एक कॉलोनी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था. और यहाँ पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और उसके लिए उन लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिस सिस्टम को हम कहते थे ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. इसी भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सी, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम लीड्स टू एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अब ये सिस्टम के थ्रू हम देखते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम था जिसके थ्रू इंडियन एग्रीकल्चर को इतना एक्सप्लॉइट किया गया. जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ सॉइल. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर जो ज़मींदार थे, ज़मींदार वर डिक्लेयर, उनको डिक्लेयर कर दिया एज द ओनर ऑफ द सॉइल कि वो ज़मीन के मालिक हैं. एंड दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू. और उन लोगों को पे करना होता था, एक फिक्स्ड सम पे करते थे. इट मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, राइट. एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच दे विश्ड फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल. और उन ज़मींदारों से कहा गया कि आपको हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है और आप ये जो है आप कैसे ये अमाउंट कवर करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जितना चाहते हैं एज मच एज दे विश्ड फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल. जो सॉइल पर टीलर्स, इट मीन्स जो किसान काम करता था, जो टीलर ऑफ द सॉइल थे, उन लोगों से आप कैसे कितना ज़्यादा पैसा आप खींचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है. द टीलर ऑफ द सॉइल, द एक्चुअल कल्टिवेटर. टीलर ऑफ द सॉइल कौन होते हैं? जो एक्चुअल में ज़मीन पर काम करते हैं. गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल. दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, राइट. यहाँ पर दो टर्म्स आपको दी हैं, एक है ज़मींदार्स और एक है टीलर्स. यहाँ पर दो टर्म्स हैं. जो ज़मींदार से उन्हें डिक्लेयर किया गया कि वो ज़मीन के मालिक हैं और जो वहाँ पर एक्चुअल में फसल उगाने का काम किया करते थे, जो एक्चुअल में जो ज़मीन पर काम किया करते थे उन्हें कहते थे टीलर्स ऑफ द सोइल, राइट. जैसे किसान वहाँ काम किया करता था तो उन लोगों से क्या है कि
काम करवाया जाता था और बदले में उन्हें सिर्फ इतना दिया जाता था जो उनकी सर्वाइवल के लिए इनफ था, और सर्वाइवल के लिए भी एक्चुअल में इनफ नहीं था, बहुत ही कम उस पे किया जाता था, उससे भी कम पे किया जाता था, राइट। तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ, और ज़मींदार क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है टीलर्स जो थे उन लोगों से पैसा खींचते थे और अपना ज़्यादा पैसा स्पेंड करते थे लग्जरीज पर। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करते थे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिमिलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी जो है उसे भी एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया। प्रियर टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेरी वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। सबसे पहले हमारा जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से बनी जो चीज़ें बनाई जाती थी, हाथ से जो बनाई जाती थी शिल्प कलाएं, उनके लिए माना जाता था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द हैंड लेबर enjoyed a worldwide reputation for their variety and the quality। अपनी वेराइटीज़ के लिए और क्वालिटीज़ के लिए जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस था, इनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 ways, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया 2 ways, 2 तरीक़ों से। पहला क्या था, फॉरेन डिमांड फॉर द हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। सबसे पहले तो जब ये हाथ से बनी जो चीज़ें थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, इनको जो एक्सपोर्ट किया जाता था, इट मीन्स इंडिया से बाहर जब बेचा जाता था तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी गई। हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट करते समय हैवी ड्यूटी लगती थी। इट मीन्स कि जब कोई कंट्री से परचेज़ करती थी तो उसके ऊपर उसे चार्ज देना पड़ता था, हैवी ड्यूटी पे करना पड़ता था। तो उन लोगों ने धीरे धीरे इसको परचेज़ करना बंद कर दिया, बिकॉज इसके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज देने पड़ते थे। डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ द ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको परचेज़ करती थी तो उनके वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना माल बेचती थी इंडिया को, इट मीन्स कि यहाँ ब्रिटिश से जो भी सामान इंडिया में आया करता था उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, राइट। तो यहाँ पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाता था किसको, ब्रिटिश के गुड्स को इन द इंडियन मार्केट। तो इंडिया में इतना ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुड्स आने लग गए कि हमारे खुद के जो गुड्स थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनकी वैल्यू जो है ख़त्म हो गई, राइट। तो ये 2 वे थे जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यू को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट इज एक तीसरा इन्होंने इम्पैक्ट डाला किसके ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड पर। तो एक्सप्लॉइट किया गया कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट पॉलिसी इट इम्प्लाइड। तीसरा इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया गया किसके थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ के थ्रू इसे एक्सप्लॉइट किया गया। इट मीन्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट पॉलिसी लगाई गई, और इसका क्या मतलब था, अ ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। इट मीन्स कि इंडिया का जो भी माल ब्रिटेन में जाता था, इंडिया से जो भी कच्चा माल ब्रिटेन में जाता था उसके ऊपर ब्रिटेन में जब एंट्री होती थी तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। इट मीन्स इंडिया से जितना भी माल एक्सपोर्ट हो रहा था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो रहा था। और दूसरा ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होता था ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट। सी 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ से इंडिया से जो भी माल जा रहा है एक्सपोर्ट होकर, एक्सपोर्ट की कोई ड्यूटी नहीं लग रही, और ब्रिटेन में जब एंटर करता था तो ब्रिटेन भी इम्पोर्ट जब करता था उसे तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाता था। तो दोनों तरफ से ये ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकेम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। और इसकी वजह से एक सिचुएशन हमने फेस की, क्या था, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स को फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। एंड ब्रीफली ऑइंग टू इट्स colonial exploitation, the Indian economy became both stagnant as well as backward. It means कि
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके रूल्स की वजह से, जैसा उसने एक्सप्लॉइट किया, उसकी कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन की वजह से इंडियन इकॉनमी एकदम स्टेगनेंट हो गई और एकदम बैकवर्ड हो गई। इट मीन्स कि उसके अंदर ग्रोथ लिटल थी या फिर हम कहें कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेट एज वेल एज बैकवर्ड इकॉनमी। एंड द नेक्स्ट इज फीचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी की अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारी इकॉनमी कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट इज द स्टैग्नेंट इकॉनमी। उस समय हमारी इकॉनमी बहुत ही स्टैग्नेंट थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी द इंडियन इकॉनमी वॉज कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकॉनमी, और स्टैग्नेंट इकॉनमी इज द वन विच शोज लिटल और नो ग्रोथ इन द इनकम। एक ऐसी इकॉनमी जिसके अंदर बहुत ही कम ग्रोथ हो रहा है या फिर हम कहें कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। बिटवीन 1860 टू 1925 कहता है 1860 से 1925 की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ था वो स्लो, बहुत ही कम था, एंड 0.5% पर एनम। इट मीन्स कि हर साल सिर्फ 0.5% की ही ग्रोथ हो रही थी बिटवीन 1925 एंड 1950। फिर 1925 से 50 की बात करते हैं तो इट वॉज 0.1 पर एनम। आप देखें कि इतने सालों में सिर्फ बहुत ही कम ग्रोथ हो पा रहा था, और या फिर कहीं कि ना के बराबर ग्रोथ हो रहा था। तो ऐसी इकॉनमी को हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकॉनमी। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस स्टैग्नेशन बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, और इसी के कारण जो है इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन गरीबी में रह रही थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल रिमेड मिसरेबली लो एंड एपिडेमिक्स एंड फेमिनाइज वर द रेक्यूरिंग फेनोमिना। इट मीन्स कि आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट इकॉनमी कैसी इकॉनमी थी कि वहाँ पर सारी हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे थे जहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, और या फिर था तो सिर्फ बहुत ही ना के बराबर ग्रोथ था। एंड द नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकॉनमी। बैकवर्ड इकॉनमी क्या है? इंडियन इकॉनमी वॉज अ बैकवर्ड इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। बैकवर्ड इकॉनमी इज द वन इन विच द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, राइट। तो आपको यहाँ पर बैकवर्ड इकॉनमी में क्या लिखना है कि एक ऐसी इकॉनमी जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, वेरी लो है। 1947 और 48 की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम वॉज जस्ट ₹230, राइट। मतलब यहाँ पर अगर हम पर कैपिटा देखें कि एवरेज इनकम देखने की, एक पर्सन की इनकम उस टाइम पे सिर्फ 230 रुपया थी, एवरेज लेकर चलते। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर एंड विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट। इट मीन्स कि हमारा जो सिचुएशन था, पॉपुलेशन बहुत ही गरीब थी, ज़्यादा बल्क में पॉपुलेशन गरीब थी, और सफिशिएंट फूड भी नहीं था उनके पास, क्लॉथिंग भी नहीं थे, शेल्टर भी नहीं था, मतलब रोटी कपड़ा और मकान ऐसी चीज़ें नहीं थी उनके पास। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई था। तो ऐसी इकॉनमी को हम क्या कहते हैं? बैकवर्ड इकॉनमी। नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। कहते हैं कि एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। कैसे बैकवर्ड था? सी नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। कहता है कि हमारी कंट्री में कम से कम 72% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, बट जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो ओनली 50%। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था एग्रीकल्चर का? सिर्फ 50% था। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो। और दूसरा रीज़न कहता है कि प्रोडक्टिविटी क्या थी? एक्सट्रीमली लो थी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि पर हेक्टर आउटपुट ऑफ वीट वॉज ओनली 600 kilograms और द राइस ऑफ जस्ट 665 किलोग्राम। इट मीन्स कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ज़मीन है, मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है और इसके ऊपर आप खेती कर सिर्फ 10 किलो अनाज उगा पा रहे हैं, राइट। और अगर इसी ज़मीन पर अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करें और इसके ऊपर अगर हम जो है हम ये कहें कि इसके ऊपर हम 30 kg का अनाज उगा सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अगर यहाँ पर ये सिचुएशन अगर हमारी है तो हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इट मीन्स पर हेक्टर आउटपुट जो है बहुत ही कम हो पा रहा है। Now the next is food grain production was rarely enough for subsistence. In 1947 it was recorded to be just 527 lakh tons। कहता है कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन किया जाता था, अनाज का जो प्रोडक्शन किया जाता था वो सिर्फ बहुत ही कम किया जाता था। वो हमारे रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं करता था। जितना हमें चाहिए सब्सिस्टेंस मीन्स हमारी लिविंग के लिए जितना चाहिए था उससे भी कम होता था प्रोडक्शन फूड ग्रेन का। तो एक तरह से हम देखें कि जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी,
राइट। एक तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं लेकिन जीडीपी में उनका बिल्कुल भी योगदान नहीं है, बहुत कम योगदान है। दूसरा प्रोडक्टिविटी भी लो है। और तीसरा जो फूड ग्रेन उगाया जाता है वो हमारे ज़रूरत के अनुसार नहीं है, बहुत कम है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं कि उस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। उस समय हैवी और बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा कमी थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हमारी कंट्री में मशीनरी वगैरह बनाने का ज़्यादा काम नहीं होता था, मशीनरीज हमारी कंट्री में नहीं बनती थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर ऑलमोस्ट रन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्री थी वो जो बहुत ही कम चलाई जाती थी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादातर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा कमी थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हमारे देश में किस चीज़ की, कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इंडियन इंडस्ट्री क्या करती थी, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए डिपेंड करती थी ब्रिटेन पर और ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जाता था। सो एंड द नेक्स्ट इज रैम्पेंट पॉवर्टी। इट मीन्स कि हम पॉवर्टी की बात करते हैं कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा पीक पर थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी, इट मीन्स कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन जो है एक ऐसी इकॉनमी छोड़ गए थे। हमारे लिए जो इकॉनमी बची वो ऐसी थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। एंड द पीपल वर नॉट गेटिंग द 2 स्क्वेयर्स ऑफ मील अ डे। लोगों को 2 वक्त का खाना भी उस समय नहीं मिल रहा था। दे लैक शेल्टर एंड क्लोथिंग। दिस वॉज लार्जली owing to the widespread अनएम्प्लॉयमेंट कोज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कहते हैं कि इसका मेन कारण क्या था कि हमारे पास जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो एकदम ख़राब हो गई थी, इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई थी, वो उनके प्रोडक्ट्स बिकते नहीं थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। नाउ द नेक्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मीन्स इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर वॉज एक्सट्रीमली लो। कहते हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा लो था। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा जनरेशन ऑफ पावर, तो ये सारे सिस्टम जो है बहुत ही लो थे। इन 1948 की अगर हम बात कर रहे हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज मैरली 2100 मेगावाट, राइट। बहुत ही अगर हम देखें कि आज के कंपैरिजन में उस समय पावर जनरेशन बहुत कम था। एंड लेंथ ऑफ रेलवे लाइन वॉज 53,596 किलोमीटर। पक्का रोड हैड अ कवरेज ऑफ 155,000 किलोमीटर ओनली। तो मतलब ये सिचुएशन आपको शो करता है कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सिचुएशन थी बहुत ही पुअर थी। हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। हम बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करते थे हर चीज़ के लिए इम्पोर्ट पर, मतलब हमें दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करना पड़ता था माल। द कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज का हमारी कंट्री में प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती थी और बहुत ज़्यादा दूसरे सामान की ज़रूरत होती थी जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरी कंट्री से। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड हैवीली ऑन द फॉरेन इम्पोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। सी जो हमारी आर्मी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हम कहते हैं, उनके लिए जो भी हमें ज़रूरत होती थी इक्विपमेंट्स की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, उन इक्विपमेंट्स के लिए भी हमें जो है इम्पोर्ट पर डिपेंड होना पड़ता था। बिसाइड्स सेवरल कंज्यूमर गुड्स like sewing machine, medicines, kerosene oil, bicycles etc. used to be imported from abroad। कहते हैं ये छोटी छोटी जो हमारी बेसिक नीड्स थी, जैसे मेडिसिन है या स्विंग मशीन है या फिर केरोसिन ऑयल है, इनके लिए भी हमें जो है अब्रोड पर डिपेंड करना पड़ता था, हमें वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती थी चीज़ें। तो क्या कहते हैं कि हैवी डिपेंडेंसी थी ऑन इम्पोर्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। At the time of independence, bulk of the population of India lived in village। इंडिया में उस समय most of the population गाँव में रहती थी। In 1948, only 40% of population lived in urban area, while 86% lived in the rural area। कहते हैं कि सिर्फ 14% लोग अर्बन एरिया में रहते थे और बाकी के 86% लोग रूरल एरिया में रहते थे। And rural population lacked opportunities outside agriculture। They
दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी। कहता है कि रूरल पॉपुलेशन जो थी उनके पास बहुत ज़्यादा कमी थी अपॉर्चुनिटीज़ की। इट मीन्स कि उनके पास कोई ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उन्हें डिपेंड करना पड़ता था ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर, और इसी की वजह से उनकी जो पॉवर्टी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। On the eve of independence, Indian economy was neither wholly feudal और nor a capitalist economy, right? It means कि जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सेमी फेडरल इकोनॉमी थी। इट मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी की हम बात करते हैं जो ना तो फेडरल इकोनॉमी है ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सी, अब फेडरल इकोनॉमी क्या होती है? फेडरल इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो लैंड ओनर्स होते हैं वो लोग अपनी लैंड के ऊपर जो है वो अपनी लैंड के मालिक होते हैं और वो अपनी लैंड जो है उसके ऊपर लेबर काम करती है, राइट। मोस्टली क्या होता है कि लेबर काम करती है और जो लैंड के ओनर होते हैं दे एक्ट लाइक एज द ओनर, और जस्ट लाइक जैसे पहले हम ज़मींदार की बात करते हैं कि वो लोग लैंड के ओनर होते थे और वहाँ पर जो डीलर्स होते थे वहाँ एज अ लेबर काम करते थे, राइट। तो ऐसा एक सिस्टम होता था कि हम एक पार्ट ऑफ लैंड जो है दूसरे को देते थे और उसके ऊपर वो काम करता था और बदले में जो है उसे बहुत ही कम जो है पे किया जाता था। बट हमारी कंट्री की हम इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो उस टाइम पे मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी थी, मतलब कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पर फेडरल सिस्टम था, कुछ ऐसा था जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। सो होली फेडरल और नूर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। It was a mixed economy or a semi-feudal economy. Such an economy has the mixture of feudalistic and capitalist mode of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity and low productivity leads to backwardness, right? Feudalistic system जहाँ फॉलो किया जाता था वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती थी और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से ही क्या होता था, बैकवर्डनेस की सिचुएशन आ रही थी। Now the next is the colonial economy. अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कॉलोनियल इकोनॉमी क्या था। सी, कॉलोनियल इकोनॉमी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पर रूल चलता था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। Indian economy was a colony of British government. It implied exploitation of Indian economy for the benefit of the British economy. It means कि यहाँ पर क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया इंडियन इकोनॉमी को, किसके लिए, बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स हाउ इंडियन इकोनॉमी सफर्ड एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। और ये पॉइंट्स जो है शो करेंगे कैसे ब्रिटिश इकोनॉमी ने ब्रिटिश इकोनॉमी की वजह से सफ़र किया इंडियन इकोनॉमी ने। Now the next is, first point is British government corrupt domestic industry by imposing heavy taxes. This forced the Indians to buy the British goods. कहते हैं सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया गया, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसे ख़राब किया गया, उसे एक्सप्लॉइट किया गया बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाए गए और इसके थ्रू क्या किया गया, फोर्स किया गया इंडियंस को कि ताकि वो है ब्रिटिश गुड्स को परचेज करें। Indian economy was used as a source of raw material for the British industries. इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ यूज़ किया गया था एज अ सोर्स, किसका सोर्स, कच्चे माल का सोर्स माना गया, जहाँ से कच्चा माल बेचा जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को। एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री। जब इंडिया से ब्रिटिश में माल जाता था तो वहाँ पर जो है ड्यूटी फ्री माल जाता था, एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री रहता था। नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। नेचुरल रिसोर्सेज जो थे इंडिया में वो धीरे धीरे जो है वहाँ से ख़त्म कर दिए गए, सारे कहाँ चले गए, ब्रिटेन में ट्रांसफ़र किए गए, ब्रिटेन को बेचे गए फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। एंड द नेक्स्ट इज एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिशंस सो एज टू फोर्स दैम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्रीज। दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। इट मीन्स कि सबसे पहले वहाँ क्या किया गया, उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ पर क्या किया गया कि ब्रिटिश का माल इंडिया में आता था तो वहाँ पर इंडियन के हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यू जो है रिड्यूस कर दी गई। इट मीन्स कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से, जो इंडियन आर्टिशंस के द्वारा जो माल बनाया जाता था उनकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई एंड दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सी, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से मेन जो है इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। सबसे पहले कहता है कि एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड। इट मीन्स
कि वहाँ पर क्रूरतापूर्वक, मतलब वहाँ पर जो इंडियन आर्टिशियंस थे उन लोगों को डरा धमका कर उन्हें फोर्स किया गया और उनकी इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाया गया, और जिसकी वजह से जो है इंडियन इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वो बाहर नहीं जाते थे, और जो एक्सपोर्ट किए भी जाते थे तो बहुत हाई प्राइस पर ड्यूटी लगाकर एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स को लोग परचेज़ करना बंद कर गए। और मेन यही पॉइंट रहा कि उन्हें डरा धमकाकर इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को ख़त्म करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमारी इकॉनमी कैसी थी। अब हम इन्हें जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि एग्रीकल्चर। सबसे पहले देखते हैं कि उस समय एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। सी फर्स्ट पॉइंट देखें आप, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले देखें कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन मतलब होता है कि टोटल आउटपुट, एक टोटल आउटपुट कितना रहा हमारा, जो टोटल आउटपुट रेफर करता है प्रोडक्शन को, कि अगर हम कहें कि कितना किलो अनाज जो है उगाया गया, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया गया, फसल उगी, तो टोटल की जब हम बात करते हैं दैट इज़ प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट। लेकिन प्रोडक्टिविटी रेफर करता है कि एक पर हेक्टेयर की अगर हम बात करें कि एक हेक्टेयर पर हेक्टेयर पर कितना आउटपुट रहा। प्रोडक्टिविटी रेफर टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एंड बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी was found to be extremely low on the eve of independency, if aroused on account of lack of means as well as incentives on the part of cultivators. It means कि उस समय प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थी, और इसका मेन कारण क्या था कि हमारे पास साधन कम थे और बहुत ही ज़्यादा कमी थी चीज़ों की जो हमें फसल को उगाने के लिए चाहिए थी, राइट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी और मॉडर्न हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस नहीं थे। अगर हम इसको टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो ये चार्ट हमें क्या शो करता है कि अगर हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, वीट की बात करता है 1947 में अगर हम देखें तो पर हेक्टर पर प्रोडक्टिविटी कितनी है, पर हेक्टर पर 660। इट मीन्स 1 हेक्टर पे हम सिर्फ 660 kg ही उगा पा रहे हैं वीट। लेकिन अगर हम 18-19 की बात करें तो आज के टाइम में 3000 समथिंग उगाया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम राइस की बात करते हैं तो उस समय पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी कितना थी 665, और अगर हम 1890 की बात करें तो 2665, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 1947 में प्रोडक्शन कितना किया जाता था 64, और ये बात कर रहे हैं लाख टन्स, इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं 64 लाख टन कम से कम प्रोडक्शन किया जाता था उस समय। और आज के समय अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 991, राइट। तो एक सिचुएशन शो करता है कि उस समय कितना लो था और अब कितना हाई है। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो उस समय हम लोग जो है डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर के लिए, अनसर्टेनिटी थी बहुत ज़्यादा। अनसर्टेनिटी मीन्स कि क्या होने वाला है हमें नहीं पता, बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंड अपॉन रेनफॉल। हम डिपेंड करते थे बारिश पर, अगर मानसून आया बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं। तो गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट while the poor rainfall implies poor output, but no effort was ever made under the British rule to develop permanent mean of irrigation including wells and canals. It means कि उस समय कोई efforts नहीं किए गए, कुछ ऐसा नहीं efforts किए गए जिसकी वजह से जो है हमारी एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा मिले या फिर हम कहें कि बढ़िया फसल हो पाए, कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट इज द डोमिनेंस ऑफ द सब्सटेंस फार्मिंग। इट मीन्स कि फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। फार्मिंग जो थी हमारा एक मेन क्या थी, मोस्टली अ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस थी, हमारे जीने का जरिया थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। उस समय क्या थी, फसल क्या थी, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती थी। अगर उसके अलावा कुछ बच जाता था, इट मीन्स कि जितना अनाज उगाया जाता था हमारी फैमिली के लिए इनफ होता था, उसके अलावा जो बचता था उसे मार्केट में सेल कर दिया जाता था। इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक। उस समय जो एग्रीकल्चर है वो एक उसे कमर्शियल लुक नहीं दिया गया था। अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड। उस समय क्या था कि अगर हम बात करें एक सिचुएशन ये है कि उस समय लोगों की ज़रूरतें कम थी और जितना उन्हें ज़रूरत होती थी वो उनकी ज़मीन पर उग जाता था, राइट। उसके अलावा जो बचता था वो मार्केट में वो बेच दिया करते। लेकिन उस समय जो है
एक कमर्शलाइजेशन नहीं था। इट मीन्स कि उगाकर बेचना और मुनाफा कमाना ये उनका सिस्टम नहीं था। उस समय जितनी भी फसल उगाई जाती थी वो सिर्फ उतनी होती थी जो उनके लिए जीने के लिए ज़रूरी होती थी। सो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उस समय हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हम एग्रीकल्चर का पॉइंट अगर फर्दर डिस्कस करें, एक कहता है कि गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। सी, ये एक बहुत ज़्यादा सिचुएशन है कि एक सिचुएशन रही कि गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज was characterized by a gulf between the owner of the soil on the one hand and tillers of the soil on the other hand, right? एक युद्ध चलता था एक तरह से, जो ओनर सॉइल होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, लाइक ज़मींदार जिसे कहा जाता है, और एक टीलर ऑफ द सॉइल जिसे हम किसान कहते हैं, जो वहाँ पर खेती बाड़ी किया करते थे। इन दोनों के बीच में एक युद्ध रहता था, वेयर द ओनर शेयर द आउटपुट, दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट, राइट। इट मीन्स कि जो एक ज़मीन का टुकड़ा जो होता था उसके ऊपर जब किसान खेती करता था, इसके ऊपर जो भी आउटपुट होता था, इट मीन्स जो भी फसल उगती थी, वो सारी शेयर करते थे कौन, ज़मींदार को मिलती थी। उसमें से ज़मींदार क्या करता था, बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही कम जो है फसल फूड ग्रेन देता था। किसको देता था, जिस किसान ने वहाँ पर खेती बाड़ी की होती थी, और इतनी कम देता था कि उसके लिए बहुत ही इनफ भी नहीं होती थी, उसके जीने के लिए, उसकी लिविंग के लिए इनफ भी नहीं था, बहुत कम दिया जाता था उसके काम के बदले। तो कहते हैं कि इस ज़मीन पर जो भी उगाया जाता था उसे तो वो ज़मींदार क्या करते थे कि ऑलमोस्ट सारा खुद रख के छोटा सा बहुत कम ही सा किसान को दे दिया करते। लेकिन जो इस सारे को उगाने में जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो ज़मींदार शेयर नहीं करता था, राइट। इट मीन्स कि सारा का सारा खर्चा किसका होता था, ऑलमोस्ट किसान का। दे वर मेरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम, दे वर मेरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। वो अपनी रेंटल इनकम को जो है बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इट मीन्स ज़मींदार चाहता था मेरी ज़मीन से ज़्यादा लगान मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल मुझे मिले, या फिर कहीं ज़्यादा कमाई उसे आए इन टर्म ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। द टीलर ऑफ द सॉइल वर मैरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। और जो टीलर ऑफ द सॉइल थे, जो किसान थे, उस ज़मीन पर काम किया करते थे, उन्हें अपने काम के बदले बहुत कम जो है अनाज दिया जाता था, राइट। एक सिचुएशन है जिसके थ्रू क्या शो करता है कि एक जो ज़मींदार है और एक जो किसान है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है जो मतलब हमारी इकॉनमी के लिए सही नहीं थी। इंडिपेंडेंसी ऑफ द टीलर ऑफ द सॉइल एंड कॉस्पेशियस कंजप्शन ऑफ द ओनर ऑफ द सॉइल। सी, कहते हैं कि जब हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं, ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, तो उस समय जो टीलर ऑफ द सॉइल थे वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी फेस कर रहे थे एंड एक्सेप्टेड इंडेप्टनेस एज द वे ऑफ लाइफ। और उन्होंने ये मान लिया था कि जो उनके ऊपर ये कर्जा है, ये उनकी ज़िंदगी के साथ साथ चलेगा ही चलेगा। मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर चुके थे, गरीबी को, और जो कर्जे वाली सिचुएशन थी। द ओनर ऑफ द सॉइल इंडल्ज्ड इन द कॉस्पेशियस कंजप्शन। और जो उस ज़मीन का मालिक था, ओनर ऑफ द सॉइल जिसे कहा जाता था, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया करता था अनाज को। द टीलर ऑफ द सॉइल व्यू एग्रीकल्चर मेयरली एज सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। और किसान जो था, जो टीलर ऑफ सॉइल था, इट मीन्स जो उस ज़मीन को जोतता था, उसके ऊपर काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था, वो सिर्फ क्या करता था कि वो एग्रीकल्चर को क्या मानता था कि उसके जीने का ज़रिया है, जिसके ऊपर वो उसे काम करना ही पड़ेगा, तभी उसे थोड़ा बहुत अनाज मिलेगा। द ओनर ऑफ द सॉइल व्यू इट एज द हेरिडिटी सोर्स ऑफ इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट। और जो ज़मीन के मालिक थे वो क्या मानते थे इसे कि हमारा ख़ानदानी हक है, मतलब इनकम का सोर्स है, जहाँ पर बिना इन्वेस्ट किए उन्हें जो है कमाई होती थी। एंड द नेक्स्ट इज द स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। कहते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उस समय लैंड होल्डिंग कैसी थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। स्मॉल मतलब एक तो छोटी छोटी ज़मीन थी, और फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बटी हुई थी, एक हिस्सा टुकड़ा यहाँ है ज़मीन का, दूसरा कहीं और है। इट मीन्स पीस हेयर एंड देयर। Accordingly, most land holding were uneconomic and yielding low output at high cost. It means कि ज़मीन का एक टुकड़ा यहाँ है, एक वहाँ, एक वहाँ, तो ये कैसा बिखरी बिखरी ज़मीन थी, और इसके लिए इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती थी और आउटपुट भी बहुत कम होता था। सो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड हाउस होल्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के समय, इट मीन्स जब ब्रिटिश रूल चलता था, उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया सिस्टम लेकर आई। उसने क्या किया, ट्रायंगल रिलेशनशिप चलाया अमंग द गवर्नमेंट, ओनर एंड टीलर ऑफ द सॉइल। इट मीन्स कि एक ट्रायंगल सिस्टम, एक तो इसके अंदर है
गवर्नमेंट आपकी, एक इसके अंदर था टीलर ऑफ सॉइल और एक था यहाँ पर ओनर ऑफ सॉइल। इन तीनों के बीच में एक सिस्टम चलता था सी, और इसी सिस्टम को हम क्या कहते थे, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में डायरेक्टली पूछ सकता है कि जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। जो जमींदार थे उन्हें हम परमानेंट ओनर मानते थे ज़मीन का। जमींदार को एक फिक्स्ड सम पे करना होता था गवर्नमेंट को एज ए लैंड रेवेन्यू, राइट। जो ज़मीन पर उनका लैंड रेवेन्यू आया करता था, इट मीन्स सारी फसल बेचकर जो भी रेवेन्यू आता था उसमें से एक फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को पे करना होता था। तो जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर ऑफ द सोइल दे कुड। तो यहाँ पर क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्या किया कि आपको अपनी ज़मीन की कमाई का एक हिस्सा हमें देना है, और आप अपने डीलर से कैसे लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मतलब आप उनके ऊपर कितना भी फोर्स करें, उनसे कितना खींच सकते हैं पैसा, वो आप पर डिपेंड करता है। द इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कहते हैं कि एक सिस्टम ऐसा था जो जब आया तो इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ। इट लीड्स टू अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द टीलर ऑफ द सोइल बाय जमींदार। तो जमींदारों ने क्या करना किया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। किसको, जो लोग उस जमीन पर काम करते थे एज ए लेबर। Rate of land revenue were frequently raised by the zamindar, which leads to frequent eviction of the tiller of the soil। और जमींदारों ने क्या किया कि जो लैंड रेवेन्यू के जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, और इसके बदले में वो क्या करते थे, जो टीलर्स थे उनको बहुत कम पे किया जाता था। इट मीन्स कि फसल से जितनी भी कमाई आती थी सारी वो खुद रखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और क्योंकि वो ये कहते थे कि आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि हमें आगे सरकार को भी देना होता है। टीलर वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। और टीलर्स का एक क्या स्टेटस बन गया कि एक ऐसी लेबर जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी और की ज़मीन पर काम कर रहा है। As landless labor, the tiller merely got subsistence wages in kind। और बदले में उन्हें थोड़ा बहुत वहाँ से फसल दे दी जाती थी। इट मीन्स कैश में नहीं मिलता था, उन्हें काइंड में मिलता था। बैकवर्डनेस ऑफ द टीलर एज द लैंडलेस लेबर मीन दैट दे गॉट नो मीन एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। तो अब देखिए कि अगर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, काम के बदले में उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है, बहुत कम उनको मिलता है कि थोड़ा बहुत अनाज उन्हें दिया जाता है, तो क्या वो इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, और जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया। The zamindar, on the other hand, levied to lavish lifestyle, spent all their revenue income on luxurious life. Improvement of agriculture was totally neglected। तो वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा आता था अपनी लग्जरियस लाइफ में स्पेंड कर देते, और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का जो काम था उन्होंने एकदम नेगलेक्ट कर दिया। और टोटली इम्पैक्ट किस पर पड़ा कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो गया। नेक्स्ट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सी, अब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ कि एक पॉइंट ये आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जाए। इट मीन्स कि उसे व्यापार बना दिया जाए एग्रीकल्चर को। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जो थी हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, इतना उगाती थी कि जितना उसको चाहिए था, बाकी बचता था वो बेच देती थी मार्केट में। मतलब एक खुशहाल फैमिली जो थी, खुशहाल टाइप के लोग थे, मतलब उनकी ज़रूरतें भी कम थी और वो दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड भी नहीं थे, जैसा जी रहे थे बहुत अच्छा जी रहे थे पहले। लेकिन जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस लाए, सब कुछ एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक जोर ये डाला कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज बना दिया जाए, बिजनेस बना दिया जाए। Commercialization of agriculture refer to shift from cultivation for self consumption to cultivation for the market। कहता है कि अब यहाँ पर आप कल्टीवेट करें, मतलब जो चीज़ें उगाई जाएं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाएं। Following are some notable points in this context। Mention need to be made for cash crop। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मेंशन किया नीड टू मेड ऑफ कैश क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप उगाने की ज़रूरत है। कैश क्रॉप का मतलब है कि एक ऐसी क्रॉप जिसको बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाए, जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन, विच वॉज हाई डिमांड इन द मार्केट वर इंक्रीजिंगली कल्टिवेटेड। कहता है कि जैसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको बेचकर ज़्यादा पैसा आता है, उसे उगाया जाए। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप इंडिगो इन पर्टिकुलर फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप लाइक राइस एंड वीट। कहता है कि राइस और वीट का जैसे पहले प्रोडक्शन किया जाता था उसको छोड़कर अब इंडिगो का प्रोडक्शन जो है वो होने लगा। इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। सी, सबसे ज़्यादा जोर दिया गया इंडिया में कि इंडिगो की जो है फसल उगाई जाए, इंडिगो क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए। इंडिगो की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में थी, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत के लिए उगवाती थी, और ब्रिटिश
गवर्नमेंट फोर्स करती थी कि आप इंडिगो को उगाओ और उसके बदले में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन देखिए इंडिगो का जो फोर्स ज़्यादा इसलिए किया जाता था यहाँ पर उगाने के लिए, क्योंकि एक इंडिगो ही एक ऐसी फसल है जिस ज़मीन पर अगर इंडिगो की खेती की जाती है, मतलब नील की खेती की जाती है अगर हिंदी में कहें, तो ये ऐसी खेती होती है कि जिस ज़मीन पर अगर इंडिगो की खेती की जाएगी तो उसके बाद इस ज़मीन पर कभी भी कुछ नहीं उगाया जा सकता, सारी उम्र इसके ऊपर कभी कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती। तो ज़मीन इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पर वो ज़मीन सिर्फ इंडिगो के लिए ही बचती है। तो इसीलिए मेन जोर दिया गया कि इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाए। Farmers were either lured or forced to accept the advance payments for the cultivation of indigo. They exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. Right? It means कि सबसे ज़्यादा वहाँ क्या गया कि जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया गया है, या फिर वो अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करते थे, या फिर रात धमकाकर उनसे एक्सेप्ट करवाया जाता था कि उनको एडवांस पेमेंट मिलता था और उन्हें कहा जाता था कि आप इंडिगो का प्रोडक्शन करें। While earlier they would grow grain for their families consumption, now they need to cash to buy it from the market, but they would seldom have cash owing to their mounting indebtedness. It means ये अब वहाँ सिचुएशन ये हो गई थी कि पहले वो लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है चीज़ें उगाते थे खुद के कंजप्शन के लिए, अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए। अब क्या करते थे कि अब वो इंडिगो का कंजप्शन करते थे, उन्हें पैसा दिया जाता था। अब जो वो पैसा उनके पास होता था उससे वो क्या करते थे, मार्केट से गुड्स परचेज करते थे, बट दे वुड सेल्डम हैव कैश। लेकिन उनके पास कैश बहुत ही कम होता था जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, या फिर हम ये कहें कि उनकी जो इंडेप्टनेस है उसको कम करता हो। राइट, इट मीन्स कि पैसा तो उनके पास था लेकिन इतना भी सफिशिएंट नहीं होता था। कंसिक्वेंस क्या हुआ, इसकी रिजल्ट क्या निकल कर आए, प्रीपीचुअल इंडेप्टनेस ऑफ द फार्मर्स एंड प्रीपीचुअल स्टैग्नेशन ऑफ फार्मिंग। कहीं ना कहीं उनकी इंडेप्टनेस भी जो है बढ़ती गई, उनकी कर्ज की सिचुएशन बढ़ती गई, और दूसरा उनकी जो फार्मिंग थी उस फार्मिंग में ग्रोथ भी जो है बहुत कम हुई, स्टैग्नेशन हो गई। इट मीन्स लिटिल ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ, हम ये कहें कि फार्मिंग भी ऐसी हो गई। ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम ब्रीफ में बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चर वॉज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैगनेंट। हम ये कहें कि स्टैगनेंट या फिर हम इसे कह सकते हैं नॉन वाइब्रेंट थी, इकोनॉमी हमारी बहुत ही बैकवर्ड थी। और बैकवर्ड एग्रीकल्चर एक्सप्लेन किया गया कुछ पॉइंट्स में। ब्रीफ में कहता है कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लो था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी थी, हम डिपेंड करते थे रेनफॉल पर, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। इट मीन्स कि हम फार्मिंग उस समय करते थे सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग थी, इट मीन्स ज़मीन का टुकड़ा छोटा, कोई यहाँ कोई वहाँ, इस टाइप से ज़मीन थी किसानों के पास। फ्रैगमेंटेड थी मतलब बिखरी हुई थी, और स्मॉल थी मतलब छोटे छोटे हिस्से थे। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। अब कहते हैं स्टैग्नेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी बहुत ही रुकी हुई थी, वो कैसे थी, ड्यू टू गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। इन दोनों के गैप के कारण इन दोनों में मतलब जो एक नेचर था वो बहुत ही अलग था। इट मीन्स कि एक कैसे ज़मींदार टाइप लोग किसानों को एक्सप्लॉइट किया करते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश राज के अंदर एक सिस्टम आया लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जैसे ये सिस्टम हमने ट्रायंगल देखा, गवर्नमेंट है, ज़मींदार है और जो टीलर है। गवर्नमेंट कहती है ज़मींदार को कि आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करोगे हर साल जो भी आपकी ज़मीन से अमाउंट कमाई आती है, और ये कहता है कि अब आप किसानों को, ये टीलर्स को, किसानों को कैसे एक्सप्लॉइट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उनसे कैसे मर्जी पैसा खींच सकते हो। तो एक सिस्टम आया। नेक्स्ट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया, बिजनेस बना दिया गया। इट मीन्स कि अब फोर्स किया जा रहा था कि आप अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए कल्टीवेशन ना करें, आप मार्केट की नीड को ध्यान रखते हुए कल्टीवेशन करें। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है एकदम डिस्ट्रॉय हो गई या फिर रुक गई। अब एक पॉइंट है, इसी के साथ हम चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। एक पॉइंट कहता है कि प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर की, अगर हम ब्रिटिश पीरियड से पहले का एग्रीकल्चर सिस्टम देखें तो वो कैसा था। बैकवर्ड स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कंट्रास्टेड विद द प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चर पीरियड एग्रीकल्चर। कहते हैं कि बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर था। कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज में हमारी इकॉनमी बहुत ही बैकवर्ड हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, जो अगेंस्ट है, एकदम अपोजिट है। इट मीन्स कि अगर प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो प्री ब्रिटिश में हमारी इकॉनमी एकदम इससे उलट थी। इट मीन्स बहुत बढ़िया इकॉनमी थी प्री ब्रिटिश में, जैसे ही ब्रिटिश पीरियड आया हमारी इकॉनमी एकदम डिस्ट्रॉय हो गई। प्रियर टू ब्रिटिश राज इन इंडिया, रूरल इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज communities, and these village communities
इंक्लूडेड फार्मर्स एंड फंक्शनरीज। कहते हैं कि अगर हम ब्रिटिश राज से पहले की बात करें तो हमारे रूरल इंडिया में लोग कैसे थे, एक सिस्टम कैसा था, सेल्फ कंटेंट सिस्टम था। इट मीन्स कि हमारे देश को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इट मीन्स सेल्फ कंटेंट था, हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो हमारे देश में होती थी। और हमारे देश में जो लोग थे, दो टाइप के लोग इंक्लूड किए जाते थे, दो टाइप के कम्युनिटीज़ थी, एक तो फार्मर्स और एक फंक्शनरीज। फार्मर्स जो थे एक समृद्ध किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, और फंक्शनरीज जैसे कि आप देखेंगे कुछ अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। द फार्मर्स वर एंगेज्ड इन क्रॉप फार्मिंग एंड कैटल फार्मिंग वाइल द फंक्शनरीज वुड रेंडर एसेंशियल सर्विसेज लाइक ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन एंड शू मेकर। राइट। इट मीन्स फंक्शनरीज का मतलब होता है कि एक तो आपके फार्मर्स हो गए जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, या तो क्रॉप फार्मिंग कर रहे थे या कैटल फार्मिंग कर रहे थे। लेकिन फंक्शनरीज क्या होते थे, जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लाइक हम कह सकते हैं जैसे ब्लैक स्मिथ की सर्विस प्रोवाइड करना, गोल्ड स्मिथ का काम करना, वॉशरमैन का काम करना, शू मेकिंग का काम करना। तो इस टाइप से जो है लोग काम किया करते थे। देयर वॉज नो इंटरमीडियरी, कोई इंटरमीडियरी नहीं था, लाइक जमींदार टाइप कोई इंटरमीडियरी नहीं था। डायरेक्टली स्टेट और फार्मर्स का एक रिलेशन था, राइट, बिटवीन द स्टेट एंड फार्मर्स। स्टेट और फार्मर्स के बीच में कोई ज़मींदार टाइप लोग नहीं थे। एंड द फार्मर्स वुड पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग, और फार्मर्स जो थे डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू पे करते थे, किसको, किंग को, जो भी हमारे राज्य का राजा हुआ करता था। प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इन रूरल इंडिया। कहते हैं कि हमारी रूरल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। प्रोस्पेरिटी थी, फुल मतलब समृद्धि थी, और एक स्टेबिलिटी थी, ठहराव था, जो हर चीज़ चाहिए थी हमारी कंट्री में सब अवेलेबल था। हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, सेल्फ रिलायंट थे। दस द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नर डिस्क्राइब्ड बंगाल इन 17th सेंचुरी एज रिचर देन इजिप्ट। एक फ्रेंच का ट्रैवलर था, इट मीन्स फ्रेंच से एक पर्सन ने इंडिया में जब ट्रैवल किया जिसका नाम था बर्नियर, उसने क्या डिस्क्राइब किया बंगाल को, उस समय उसने क्या कहा था 17th सेंचुरी में, एज रिचर देन इजिप्ट, कि हमारा जो बंगाल को डिस्क्राइब किया कि बंगाल जो है रिचर है, रिचर देन इजिप्ट, इजिप्ट कंट्री से रिचर था, प्रोड्यूसिंग एम्पली फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड एक्सपोर्टिंग इन एपिडेंस। इट मीन्स उस समय हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन थी कि हम हर वो चीज़ प्रोड्यूस कर पा रहे थे जो हमारे लिए ज़रूरत थी। हम सेल्फ कंजप्शन के लिए, हमें हमारी कंट्री में जो भी चीज़ कंजप्शन के लिए ज़रूरत थी वो सब चीज़ें हमारे देश में ही उगाई जाती थी, एक्सपोर्टिंग इन एविडेंस, और जो बचता था वो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर दिया करते। तो प्री ब्रिटिश पीरियड का अगर एग्रीकल्चर पीरियड देखें तो वो बहुत ही प्रोस्पेरियस था, राइट। उस समय चाहे हमारे पास, आप इस पिक्चर के थ्रू देखें कि जैसे खेती बाड़ी का काम जो है ये हल चला कर किया जाता था, चाहे हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, विदाउट मैकेनिज्म हम काम करते थे, हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय हमारा देश जो है बहुत ही डेवलप्ड था, और एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे प्रोस्पेरियस एग्रीकल्चर सिस्टम था, राइट। तो ये एक सिचुएशन थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्री ब्रिटिश में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारी कैसी है। आई होप ये लेक्चर आपको थोड़ा सा क्लियर करेगा, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा कि हमारी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, अदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच।